हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है पूरा क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम पूरा भौतिक विज्ञान जो हमारा फिजिक्स का पार्ट था इसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा रसायन विज्ञान। इससे हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है भौतिक रसायन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जब पानी जम जाता है उसका घनत्व शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके बाद क्या है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे रहेगा। क्यों कम हो जाता है इसको पढ़ते देखिए। जब पानी जम जाता है तब उसका घनत्व कम हो जाता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है, अधिकता घनत्व तक पहुंच जाता है। बर्फ की संरचना में मौजूद खाली जगह के कारण यह घट जाता है। ठीक है, जो इससे जो बर्फ का संरचना होता है उसमें जो खाली जगह होता है उसके कारण क्या होता है, यह घट जाता है। जलीय जीवन के लिए पानी का यह बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए जब केवल ठंडा हो रहा है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन तो जब क्या होगा, अगर मान लीजिए जम जा रहा है तो एकदम कम हो जाएगा उसका घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र होगा। ठीक है, तो हमारा जो विलयन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। ठीक है, सांद्र होता है, एक क्या होता है, तनु होता है। ठीक है, तो तनु मतलब क्या होता है, जो पतला। तो हमको क्या पूछ रहा है कि कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र होगा। ठीक है, तो सांद्र मतलब कौन सा गाढ़ा होगा। अगर हम 2 मिली क्या दिया है, 2 मिलीलीटर घोल में 2.6 ग्राम विलेय मिलाएं, मतलब 2 मिली मतलब कोई जल है, घोल है, उसमें हम 2.6 ग्राम विलेय मिलाएं, या 10 मिली घोल में 6 ग्राम विलेय मिलाएं, या फिर 50 मिली घोल में 20.5 ग्राम विलेय मिलाएं, या 120 मिली घोल में ये क्या मतलब यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब कुछ भी ग्राम विलेय मिलाएं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो 2 मिली में अगर हम 2.6 मिलाएंगे तो देखिए ये अधिक सांद्र होगा। ठीक है, ये अधिक गाढ़ा होगा, क्योंकि देखिए इसमें मिलाने की जो मात्रा है 2.6 ग्राम में, 2 मिली में 2.6 ग्राम मिलाया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें 10 मिली घोल में 6 ग्राम मिले तो ये क्या 10 मिली के हिसाब से ये क्या 6 ग्राम कम है। ठीक है, 50 मिली में 20 तो ये भी हमारा कम है, 120 में ये। तो हमारा सबसे ज्यादा शांत सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होगा, जो 2 मिली में 2.6 ग्राम विलेय जिसमें मिलाया जाएगा वह। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा होता क्या पूछा गया है, एक रेडियोधर्मी तत्व जो क्या करता है, धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, अल्फा किरण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण अल्फा किरण होता है। ठीक है, ये किरण अति सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 68वीं बीपीएससी 2022 में प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। तो जो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, यह जो होता है ये द्विकार्बोनिलिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, आपको 3 परखनलियां दी जाती है, उनमें से एक में आंसू जल और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। ठीक है, इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लाल लिटमस नीला किसमें होगा, अब देखिए देखते हैं। तो तीनों परखनली जो होंगी उसमें से जिसमें क्षारीय विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या, क्षार। तो जिसमें देखिए ये पूछा है कि अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय है। ठीक है, किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या दिया गया, तीनों प्रकरणियों में जो क्षारीय विलयन वाला होगा वो क्या हो जाएगा, लाल लिटमस से नीला हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको देखो याद करने का एक ट्रिक भी होता है। देखिए एक होता है नी ले। ठीक है, तो देखिए जो अगर हम देखें तो ये जो अम्ल होता है ये क्या होता है, नीला से लाल होता है, और ठीक है जो क्षार होता है वो क्या होता है, लाल से नीला होता है। ठीक है, तो देखिए
ऐसे अम्ल जो होता है वो नीला से लाल होता है, और उसके बाद ऐसे क्षार अगर हम देखें तो क्षार क्या होता है, लाल से नीला होता है, ठीक है। तो आप एक अनिल याद कर लीजिए, ऐसे अम्ल न से नीला से लाल, तो अम्ल जो होता है नीला से लाल होता है, क्षार जो होता है लाल से नीला होता है। तो आप लोग इसको एक याद कर लीजिए, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो एस्टिक अम्ल का गंध होता है वो सिरका के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, ठीक है। तो ये इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है इस वजह से, या सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। फिर ऑप्शन सी दिया है, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ये क्यों सही होगा, 1 मिनट हो जाइए। हाँ, तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं जो शुष्क HCl होता है वो शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता, क्योंकि H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। और जो लिटमस होता है केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही क्या होता है, वो रंग बदलता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग पहले फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, किसी सिलाई मशीन की गति कैसी होती है, तो इसकी गति आवर्ती होती है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए सिलाई मशीन का आविष्कार 1929 में बर्थलेमी थियोनियर ने किया था, तो ये भी याद रखी रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। कोई चीज गैस है और गैस से या फिर तरल में हो रहा है या तो ठोस में, तो ये क्या कौन सा क्रिया कहलाता है, संघनन का क्रिया कहलाता है। तो याद रखिएगा, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस उष्मा को निष्कासित कर द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको संघनन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन क्या देखेंगे, शुष्क बर्फ और CO2 की प्रक्रिया, इसमें क्या CO2 की प्रक्रिया के लिए डेल्टा एच धनात्मक और डेल्टा एच ऋणात्मक, डेल्टा एच ऋणात्मक और डेल्टा एच धनात्मक, उसमें देखिए तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। देख लेते हैं इसमें शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। डेल्टा एच सकारात्मक है क्योंकि उदात्त होने पर ऊर्जा लेता है। शुष्क बर्फ CO2 गैस की तुलना में अधिक व्यवस्थित है, इसलिए डेल्टा एस भी सकारात्मक है। तो हमारा इसमें दोनों क्या हो जाएगा, दोनों धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका तुल्यांकी भार होगा। तो देखिए तुल्यांकी भार का जो फार्मूला होता है याद रखिए रहेगा, तुल्यांकी भार बराबर होता है यौगिक का अणुभार बटे संयोजकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिआयामी अम्ल के लिए जो मतलब होगा संयोजकता कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यौगिक का अणुभार कितना दिया है, 176, ठीक है। उसके बाद हमारा संयोजकता कितना दिया है, 3, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, विकल्प सी सही हो जाएगा 58.66, ठीक है। याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रक्रियाशील है, ठीक है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है, ठीक है। इसमें से पूछा है कि देखिए जो लोहा होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, तीनों क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा है कि कौन सा प्रक्रियाशील इनमें से कौन सा उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, इसमें हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है धातुओं की अपक्रियाशीलता दिया गया, धातुओं की अपक्रियाशीलता श्रृंखला के आधार पर चांदी, तांबा और लोहा की अपक्रियाशीलता का बढ़ता जो क्रम होता है, चांदी होता है, उसके बाद तांबे का होता है, उसके बाद लोहे का होता है, ठीक है। चूंकि प्रश्न में हमारे देखिए यहाँ पे अपक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम का कोई उल्लेख नहीं किया है, अतः हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इसमें विकल्प ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा इसमें क्या पूछा है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो देखिए ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका क्या हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो क्या समान होता है, उसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है। लेकिन तो इसमें पूछा है कि क्या अलग अलग होते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या जिसके अलग अलग होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हमारा एग्जाम्पल अगर देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। देखिए क्या होता है, 1H1, 1H2 और 1H3 होता है, ठीक है। पहले को क्या कहा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है,
HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति है सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, समन्वयी, ध्रुव संयोजी। ठीक है, तो HCl में जो रासायनिक आबंध की प्रकृति है वो सहसंयोजी है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति सहसंयोजी होती है। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंध बनता है तब वह क्या कहलाता है? सहसंयोजी कहलाता है। ठीक है, अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस या द्रव या वाष्पशील ठोस होते हैं। ठीक है, तो इतने में समझ में आ गया। तो देखिए जो HCl होता है जलीय विलयन विद्युत के ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो इसके हम पहला जो फिजिक्स में पढ़े थे उसमें भी ये पढ़े थे। एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके बाद दिया गया हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है। तो जो एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखी रहिएगा, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कपूर को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, आशवन, अवसादन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? सोडियम क्लोराइड, चॉक, अमोनिया, दूध। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पूछा है? कौन सा यौगिक नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड तो एक यौगिक होता है। ठीक है, चॉक भी एक यौगिक होता है, अमोनिया भी यौगिक है, मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना। दूध क्या है? कोई यौगिक नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं सोडियम क्लोराइड, चॉक, अमोनिया ये सब क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर एल्यूमिनियम का निक्षेप, लोहे पर तांबे का निक्षेप, लोहे पर टिन का निक्षेप, लोहे पर जस्ते का निक्षेप। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन जो होता है लोहे पर एल्यूमिनियम का निक्षेप। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा TRE में पूछा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन जो होता है जस्तीकरण जिसको कहा जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लौह धातु पर जस्ते को लेपित किया जाता है। यह परत सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो धातु के क्षरण को रोकता है। जैसे जैसे लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसे जस्ते द्वारा लेपित कर देते हैं। ठीक है, ऐसा लोहा गैल्वेनीकृत लोहा कहलाता है। तो अतः हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प डी, लोहे पर जस्ते का निक्षेप गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह पात्र को गैल्वेनाइज परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या करने के लिए? क्रोमियम, जस्ता, निकिल, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लोहे पात्र को गैल्वेनाइज करने के लिए उस पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होता है, तो अभी हमने बताया जस्ते का परत होता है, ऊपर हमने पढ़ा। CO का समूह आबंध क्रम है 1, 2.5, 3.5, 3। ठीक है, तो यहाँ से याद रखे रहिएगा जो CO का आबंध क्रम होता है वो 3 होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये याद रखे रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक आक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचायक है। ठीक है, तो जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? एक अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, रेत और नफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत और नफ्थलीन को जो अलग किया जाएगा इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है, देखिए जैसे कुछ ठोस पदार्थ जो होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था से आने की बजाय सीधे क्या होते हैं? वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कपूर हो गया, नफ्थलीन हो गया, ये सब। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको रेत और नफ्थलीन को अलग अलग करना है तो क्या करेंगे? हम उसका ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया द्वारा इन दोनों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नाभिकीय विखंडन को किसके संघात के कारण होता है? प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के, ए तथा बी दोनों। तो ठीक है, तो जो नाभिकीय विखंडन का संघात का कारण होता है वो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको समझ लेते हैं। नाभिकीय विखंडन मंद गति के न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा ये किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन के संघात के कारण। ठीक है, इसमें जब किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यह लगभग समान आकार के 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अलग अलग नाभिकों को विखंडित करते हैं और इस प्रकार नाभिकीय विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो न्यूट्रॉन का एक कण होता है वो 3 नए
यूज करता है, ठीक है। फिर उस 3 से फिर 3-3 नए होते हैं, तो इससे क्या होता है, नाभिक विखंडन का एक श्रृंखला बन जाता है और इससे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो वायु जो होता है एक क्या होता है, एक मिश्रण होता है, ठीक है। वायु में विभिन्न गैसें समानुपातिक ना होकर भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती हैं, इसलिए यौगिक के बजाय मिश्रण क्या होता, ये वायु क्या होता है, एक मिश्रण होता है, ठीक है। जो एक अनुपात में मिश्रित होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, जो ऐसे किसी भी अनुपात में रहे वो मिश्रण कहलाते हैं। तो वायु एक क्या है, मिश्रण है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आइसोटोप हम समझ लेते हैं कि आइसोटोप होता क्या है, ठीक है। तो इसको देखते हैं आइसोटोप को। तो किसी भी तत्व के आइसोटोप जो होते हैं, परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, तथा प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, वो आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, H2SO4 को क्या माना जाता है, मूल रासायनिक तेजाब माना जाता है, ठीक है। तो H2SO4, ठीक है। इसको क्यों माना जाता है, ये इसको क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में, सीसा संचायक बैटरियों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा HNO3 दिया गया है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। ये औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। HCl जो हमारा ऑप्शन दिया गया, इसको देखते हैं, तो इसका उपयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लरज बनाने आदि में किया जाता है, ठीक है। तो दिया है तेजाब को मूल रासायनिक माना जाता है, तो वो H2SO4 होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारा क्या दिया गया, 2-8, 2-8-7, 2-8-8, 2-8-8-2, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 एवं 2-8-8 अक्रिय गैसों के लिए है, तथा 2-8-7 क्लोरीन धातु के लिए है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8-2 कैल्शियम धातु के लिए प्रयुक्त होता है। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, डी। देखिए 2-8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2-8-7, तो 8-2-10-7-17 जिसको क्लोरीन का ये होता है, 2-8-8 इतना कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 8-8-2 किसका हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कैल्शियम क्या होता है, एक धातु होता है, तो अतः हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, ठीक है। बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, उदासीन। तो हमारा क्या दिया गया, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुण होता है वो बेसिक और एसिडिक होता है, ठीक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। बेस वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल अम्ल OH आयन देते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कास्टिक सोडा प्रमुख क्षार है, और उसके बाद ये देखिए याद रखे रहेगा, अगर पूछ ले कि प्रमुख क्षार कौन सा है, तो कास्टिक सोडा प्रमुख क्षार होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये खट्टे फलों, नींबू, इमली में पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते। तो अभी हमने बताया था नीले से याद करने ना, अनिला से याद करने था। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, क्षार जो होते हैं ये लाल को नीला कर देते हैं। तो क्षार का उल्टा होता है। अब अनिल से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक तत्व यक्ष के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोई तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र सही होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा विकल्प यक्ष H4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें हमारा देखिए यक्ष का हाइड्रोजन बंध के साथ निम्न यौगिक से होगा। देखिए यहाँ पे यक्ष होगा, H इसके चारों, तो यक्ष H4 इसका विकल्प डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, 1 मिनट। तो हमारा कैसा होगा, अष्टफलकी होगा, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होगा, अष्टफलकी होगा, क्योंकि अणु का आकार देखिए इसमें दिया गया, यह कार्बनिक गैस होता है, रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील होता है। इसका याद रखी रहेगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का कैसा होगा, अष्टफलकी होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह क्या करता है, अपक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से। और हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, 1 मिनट,
दिया गया है कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया है, 1 मिनट रुक जाइए, इसका हो जाएगा कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है गैस का जलीय विलयन ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, ठीक है। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चमड़ा साफ करने, औषधि बनाने तथा अम्लजाज बनाने में HCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, प्राकृतिक तत्व में, खनिज मिश्रण में, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के क्या मिलता है? परमाणु मिलता है, ठीक है। ऑप्शन हम उसके बाद देखते हैं खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो देखिए अभी ये क्वेश्चन आया हुआ, जो हमारा TRE वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ये मिलकर बना होता है, ठीक है। खाने का जो नमक होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, TRE 2 के एग्जाम में आया, तो अभी हम इसको दिखा देंगे आप लोग को, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। आयोडीनकृत लवण में रहता है युक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो जो आयोडीनकृत लवण होता है उसमें क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखे रहिएगा, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में, ठीक है। तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। इसका संकेत कितना होता है? H होता है तथा परमाणु संख्या 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना है, ठीक है। इसके नाभिक में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। ये आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका परमाणु का कितना होता है? 1 होता है, और 1 जो होता है ये प्रोटॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, पानी का उबलना। तो दहन प्रक्रिया क्या होता है? ये होता है पेट्रोल का जलना। देखिए पेट्रोल का जलना एक दहन प्रक्रिया है। दहन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें पदार्थ जल और ऊष्मा निर्मित करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। मोम का पिघलना, पानी का उबलना इत्यादि ये भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? NaBH4, KMnO4, CrO3, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा NaBH4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवकरण की अपक्रिया में सहायता करने वाले पदार्थ या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं, जैसे O2 या O3, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? नहीं है पूछा है, तो NaBH4 है, ठीक है। केश कल्प में हाइड्रोजन का परऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो देख लेते हैं हम केश कल्प में हाइड्रोजन के परऑक्साइड की क्या भूमिका होती है। तो रंजक का ऑक्सीकरण करना, रंजक का अपचयन करना, रंजक को पतला करना। तो इसका क्या होता है? रंजक का ऑक्सीकरण करना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केश कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका रंजक का ऑक्सीकरण करना होता है। विरल हाइड्रोजन जो परऑक्साइड होता है H2O2 की लगभग 3 से 12% मात्रा को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर मनुष्य के बालों को ब्लीच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह डाई के में मौजूद रंजक को क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है? रंजक का ऑक्सीकरण करने के लिए केश कल्प में ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा? तो इतना हम देखते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिक होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए जब लोहे को अगर हम नम वातावरण में रख देते हैं तब वह क्या होता है? नमी से ऑक्सीकरण कर लौह ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, जिससे जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीकरण होता है उसे लौह ऑक्साइड कहा जाता है और जिसे जंग लगना भी कहा जाता है। इससे क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया गया है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो सोडियम क्लोराइड है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा, ठीक है। तो H3O प्लस, उसके बाद H3O प्लस बराबर 10⁻⁻12m। तो देखिए अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, H3O प्लस 10⁻⁻12m, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षार देखते हैं क्या कहलाता है। ये पदार्थ जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल अम्ल देते हैं, OH आयन देते हैं। ये क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये याद रखी रहिएगा, याद करने वाला चीज़ है ये। H3O प्लस का 10⁻⁻12m होता है, ठीक है। तो द्रवण क्षारीय कितना होगा, याद रखी रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH3 किस प्रकार का अम्ल है, प्रबल अम्ल, मंद क्षार, प्रबल क्षार, मंद क्षार, ठीक है। तो NH3 जो होता है ये मंद क्षार होता है, ठीक है, याद रखिए रहिएगा। NH3 का जलीय विलयन मंद क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनिया एक गैस है जो कि उच्च दाब पर गैस की द्रव गैस से क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। अमोनिया गैस जल में अधिक विलेय होता है, ठीक है। तो NH3 किस प्रकार का पदार्थ है, तो मंद क्षार है, ये भी याद रखिए रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगना निम्न में से किसका एक उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ठीक है। तो याद रखिए रहिएगा, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गया किस तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, नाभिक के विद्युत आवेश के, नाभिक के भार के, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो हमारा क्या पूछा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, नाभिक के विद्युत आवेश के सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा ये 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे क्या होता है, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है सदैव नाभिक के में जो विद्युत आवेश के बराबर होता है, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित किया जाता है, ये भी याद रखी रहिएगा। तो जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है यौगिक, खनिज, ठोस। तो देखिए जो संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु होता है वो खनिज कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप में ये पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे बॉक्साइट, गैलेना। इसमें क्या होता है, सभी संयुक्त रूप से एक साथ उपस्थित होते हैं तो वे खनिज कहलाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो अभी हमने बताया था परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जस्ता में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कहलाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखे रहेगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है। जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया में अभी हमने बताया कि बर्तन को ऋण और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, जिससे बस जो बर्तन है उसमें जो जस्ते की परत को आसानी से चढ़ाया जा सके, ठीक है। समझ में आ गया, तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। से देखते हैं हीलियम के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक हीलियम का नाभिक दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना होता है। एक प्रोटॉन में एक धनावेश के साथ द्रव्यमान भी होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है, ठीक है। तो इसमें हमको समझ में आ गया कि जो हीलियम के नाभिक होते हैं उसमें दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को किसके द्वारा इसको समझाया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। तो किसके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा ये समझाया गया था परमाणु की संरचना स्थिरता को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ये किसने दिया था, ये नील्स बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने और ये भी बताया था जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों के बारे में गलत है, उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, अवस्थ सारणी में उनका अलग स्थान होता है,
उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं, उनके विभिन्न भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आवर्त सारणी में उनके अलग अलग स्थान होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, जैसे देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनके क्या परमाणु क्रमांक अगर मान लीजिए समान है तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इनका अलग अलग स्थान होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों के बारे में गलत है। एक मिनट, गलत पूछा है तो ये ऐसे नहीं होगा। तो देखिए इसके बारे में हम समझते हैं, तो उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो ये भी सही हो। देखिए जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो हमारा ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो ये भी। उनमें विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, तो ये गलत है। देखिए इसके बारे में हम समझते हैं कि जो ये होते हैं इनका क्या होता है, आवर्त सारणी में इनका अलग अलग स्थान ना होकर एक ही स्थान होता है। ठीक है, क्योंकि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इनमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इतना हमको समझ में आ गया। जो हमारा ये समस्थानिक होते हैं इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है तथा इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, तो हम देखते हैं तो नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सी। अच्छा, परमाणु नाभिक के अवयव पूछा है ना, तो देखिए परमाणु नाभिक के अवयव तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए किसी नाभिक के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो हाँ सही हो गया। एक मिनट, देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो पूछा है, ये पूछा है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ठीक है, तो अवयव में तो सभी आ जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। एक मिनट, हाँ तो इसमें क्या आ जाएगा, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वही तो हम कंफ्यूज हो गए कहाँ से दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि अगर किसी लोहे पे जंग लगता है तो पहले इसका भार बढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है, घट जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, CO शुष्क बर्फ CO2 जी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, अभी हमने बताया था कि दोनों धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने से अच्छा याद रखी रहेगा, दोनों डेल्टा H और डेल्टा S दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो हमने बताया था कि ये क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है 2n² होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जो BPSC का एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अभी हम सभी क्वेश्चन को एक साथ आप लोग को दिखा देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा 2n² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, उसके बाद क्रोम, फिटकरी। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस पूछा है, तो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा क्वार्ट्ज। ग्लास जो होता है SiO2, इसको क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अंदर पर्याप्त दूरी पर परमाणुओं का कोई सुनिश्चित विन्यास नहीं होता है। ठीक है, इसके विपरीत क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनके अवयवी कणों जैसे परमाणु या अणु या आयन के बीच एक नियमित क्रम होता है, इनकी एक ज्यामिति निश्चित होती है। तो जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, बाकी का सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट और क्रोम, फिटकरी, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में कक्षा में नहीं रहता, ऊर्जा विकिरणित नहीं करता, चक्रण नहीं करता, घूर्णन नहीं करता। ठीक है, तो ये अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। ठीक है, बल्कि ऊर्जा का ये अवशोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्याही पानी में कारण फैलता है, तो द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण, परासरण के कारण, वाष्प दबाव के कारण, विसरण के कारण। तो जो स्याही पानी में फैलता है विसरण के कारण। ठीक है, विसरण के कारण फैलता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। तो स्याही पानी में क्या करता है, विसरण करता है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए जाने
दिए गए जलों के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। तो इसको समझते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। और दो या दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। तो परासरण और विसरण में ये अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गया। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है, ये पता है। ठीक है, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? बफर विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का, उदासीन विलयन का। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अभी हमने बताया कि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाते हैं। 7 से कम वाले जो होते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं, तथा 7 से बराबर वाले क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्षारीय बफर विलयन का पीएच मान सामान्यतः 7 से अधिक होता है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। याद रखी रहिएगा। पेड़ पौधों की जड़ों में पानी मिट्टी से परासरण प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया में पानी जड़ों में प्रवेश करता है तथा जाइलम या ऊतक की मदद से पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, इस एवं पत्तियों के माध्यम से वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, और हमको क्या पूछा है कि पेड़ पौधों की जड़ों में पानी मिट्टी मतलब ये जो मिट्टी से किस प्रकार मतलब ऊपर जाता है उनके जड़ों से, तो ये परासरण की प्रक्रिया द्वारा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कौन गलत है? तो यही तो गलत है, ऑप्शन ई तो हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है कि अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। गलत। तो देखिए ये नाभिक होता है। नाभिक में क्या पाया जाते हैं? प्रोटॉन पाया जाता है, P+ और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, जिसपे कोई उदासीन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन सही है। पूछा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परावर्तन की विशेषता नहीं है? अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनाना, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऊर्जा का अवशोषण करना। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। तो ये क्या है? उसका आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ठीक है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना। तो हमको पूछा है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए विशेषता नहीं होना है तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, नए पदार्थ बनना। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है कि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और ये अनुत्क्रमणीय, तो ये अनुत्क्रमणीय भी होते, तो इनकी भी देखिए जो अगर हम पूछे रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो एक बार परिवर्तित होने के बाद ये पुनः इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वो उत्क्रमणीय नहीं होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। तो रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए लोहे में जंग लग गया तो जो लोहा खराब हो जाएगा, फिर हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएगा? एक रासायनिक। तो इसमें पूछा विशेषता नहीं है, तो इसमें दिया गया ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, तो ऊर्जा में तो निवल परिवर्तन होता ही है। तो अतः हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ये विशेषता नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? जल शुष्कक, प्रतिस्वेद पदार्थ, लोनिया पदार्थ, निर्जलीकरण। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण। एक मिनट रुक जाइए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये निर्जलीकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसमें गलत दिया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि का आधारित है बोर पर, डाल्टन पर, बर्जेलियस पर, थॉमसन पर। ठीक है, तो जो आधुनिक परमाणु प्रतीक है वो बर्जेलियस के उस पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रस्तावित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो क्या है? बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। यह रासायनिक प्रतीक रासायनिक तत्वों के लिए उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त अक्षर होते हैं। ठीक है, इनमें आमतौर पर लैटिन वर्णमाला के 1 या 2 अक्षरों का प्रयोग होता है। बर्जेलियस ने इस प्रणाली का विकास 1811 में किया
गया था, ठीक है। जैसे सोडियम का Na, तांबा का Cu, कार्बन का C। तो ये सब जो देखिए जो ये सब प्रतीक दिया गया है आधुनिक आवर्त जो है उसमें जो परमाणु के प्रतीक हैं इसको किसने दिया था? वर्जीलियस ने दिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है? H2O का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधिक क्वथनांक हाइड्रोजन अवबंध के कारण H2O का होता है, ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, टाइट्रियम, हीलियम, ठीक है। तो इसमें क्या कहलाता है? रेडियो सक्रियता हल्का तत्व है, ठीक है, दर्शाने वाला। तो टाइट्रियम सबसे हल्का है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व टाइट्रियम है, जो कि हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी क्या है? समस्थानिक। हमने बताया था 1s3 इसका होता है, ठीक है, समस्थानिक। इसे टाइट्रॉन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइट्रियम। तो टाइट्रियम जो होता है हल्का तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के अंतर रूपांतर वाली स्थिति रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक और रासायनिक संरचना दोनों में परिवर्तित होता है, भौतिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, पदार्थ के अंतर रूपांतर वाली स्थिति में, ठीक है। देख लीजिए इस स्थिति में क्या होता है? भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक संरचना में अपरिवर्तित रहती है। जैसे पानी से वाष्प बनने पर द्रव से गैस अवस्था में रूपांतरण हो जाता है, परंतु रासायनिक संरचना H2O ही रहती है, ठीक है। तो ये अंतर वाला पूछा है। जैसे देखिए मान लीजिए हम जल है उसको हम वाष्प कर दे रहे हैं, परंतु तभी उसका क्या फार्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। तो इसके रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया विलायक, क्रिस्टलीकरण, क्रोमैटोग्राफी, अवसादन, ठीक है। तो हमारा ये क्या कहलाता है? इसका हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्रोमैटोग्राफी कहलाता है, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। इसको क्रोमैटोग्राफी किसको कहा जाता है? इसको हम समझ लेते हैं। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्रोमैटोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो हमारा यही ऑप्शन से क्या सही हो जाएगा? क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक काम करिए, यहाँ तक अच्छे से तैयार करिए। बाकी का जो हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, लगभग इसमें 101 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा और इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देंगे कि जो टीआरई में क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे हुए हैं, ठीक है। और थंबनेल पे भी लगा रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके, तब तक आप लोग तैयार करिए इसको।